है सर, ये भूखमरी से रिलेटेड है कि हमें भूख को समाप्त करना है, साथ में खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना है। तो इन सभी चीज के लिए हमें एक टिकाऊ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है। जब एग्रीकल्चर होगा तभी हम फूड सिक्योरिटी कर पाएंगे और भूखमरी को खत्म कर पाएंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हुए। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो इंडिया में या फिर कहीं पे देखिए जाए, जो भूखमरी है, हंगर को मापने का कोई इंटरनेशनल कोई पैमाना नहीं है। अगर प्राइमरी तौर पर अगर देखें तो भारत में अगर बात करें इंटरनेशनल कंपैरिजन करते हुए डाटा से, तो भुखमरी और पोषण मतलब हंगर एंड न्यूट्रिशन की स्थिति को नापने के लिए मुख्यतः दो आपके प्राइमरी मतलब मेजरमेंट हैं। फर्स्ट ये है कि आप जरूरत के अनुसार जो भोजन की अ, अनुपलब्धता है, मतलब एब्सेंसी, ठीक है, भोजन की एब्सेंट। दूसरी चीज है कि 5 वर्ष से जो कम आयु के जो कम वजन वाले जो बच्चों हैं को लिया जाता है, जिसकी निगरानी यूनिसेफ करती है। तो एसडीजी वन जो है वो गरीबी उन्मूलन है, और साथ में स्वस्थ और उत्पादक जनसंख्या सुनिश्चित करना कि भूख पर काबू किया जा सके। जबकि एसडीजी 2 है वो भूख को समाप्त करना के लिए कहा जा रहा है। अब भूख को समाप्त करने के लिए जरूरी है कि नीति, डिफरेंट टाइप की जो पॉलिसीज हैं उनको इस हिसाब से फ्रेम्ड किया जाए कि भूखमरी को मापा जा सके और उसको रिमूव करने के लिए हम पॉलिसी बना सकें। अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया सर। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो हायर इनकम के जो कंट्री हैं उनको तो हम इंक्लूड करते नहीं हैं। और ये अगर देखा जाए ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो ये भूख को मापने का एक बड़ा इंडेक्स है। 100 इसके जो अंक हैं वो पैमाने हैं। 0 मतलब सबसे बेस्ट है, 100 मतलब सबसे खराब है। अब इसमें भी सर जो हम लोग भूख और कुपोषण है ना, हंगर और माल न्यूट्रिशन, इसको जो नापते हैं, इसको कुछ 4 इनके जो इंडिकेटर हैं उन पे नापते हैं। ठीक, जैसे एक तो वो अल्प पोषण देखते हैं, वो उस भाग को जहां पे कैलोरी नहीं है, प्रॉपर कैलोरी में न्यूट्रिशन नहीं है, उनको नहीं मिल रहा है। दूसरा ये कि बच्चे की जो एज है उसके एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट नहीं है, ठीक, जिसे हम ठिगनापन कहते हैं, स्टंटिंग कहते हैं। तीसरी चीज हम कहते हैं वास्टिंग, मतलब बच्चे की जो लंबाई है, लंबाई के अनुपात में उसका वजन देखेंगे बहुत कम है, जिसे हम कहते हैं वास्टिंग। और लास्ट, फोर्थ, ये है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, जैसे बाल मृत्यु दर, जो 5 वर्ष से कम आयु है उनके बच्चों की जो मृत्यु हो रही है। तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 4 चीजों को देखें, इन 4 चीजों के आधार पे हम एक भूखमरी को हम काउंट करते हैं। ठीक है। और भूखमरी का कारण क्या है, अगर कारण पे देखा जाए तो सबसे बड़ा जो मुख्य कारण वो समझ में आता है वो होता है निर्धनता। क्योंकि निर्धन लोगों के पास जो गुणवत्ता युक्त जो भोजन होती है, क्वालिटीफाइड जो फूड होती है, जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट हो, विटामिन हो, वो सभी चीजें जो प्रॉपर उनके न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कर सके, वो चीजें नहीं होती हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए एक तो कुछ है कि हमारे यहाँ की जो स्वास्थ्य अवसंरचना है उसका अभाव है। कई जगह हमारे स्वस्थ पेयजल का अभाव है, जो पानी है वो का प्रॉपर अच्छा नहीं है। और दूसरी बात, अभी जो छोटे और सीमांत कृषक हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हैं, तो वो क्या है कि वो उनका अस्थिरता वाला जो बाजार मूल्य है वो भी इसके पीछे रीजन है। और आय के अवसरों में कमी है लोगों के। और कई जगह प्राकृतिक आपदाएं, जैसे हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पे डिपेंड करता है, कभी पता चला कि बाढ़ आ गई, कभी पता चला अगली साल वर्षा ही नहीं हुई। तो ये सभी चीजें कमोवेश इकट्ठा होकर के भुखमरी के लिए डेवलप करती हैं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। एसडीजी 2 की जैसे बात की गई, तो एसडीजी 2 का जो मुख्य उद्देश्य यही था कि वर्ष 2030 तक भुखमरी को समाप्त कर दिया जाए। और भुखमरी को समाप्त कर देने का मतलब कि पूरे वर्ष, होल ईयर, एक पौष्टिक और पर्याप्त सुरक्षित पौष्टिक और पर्याप्त भोजन सुलभ कराया जाए। अब 2030 तक कुपोषण को भी हर रूप में खत्म कर दिया जाए, ये भी कहा गया। भुखमरी के साथ कुपोषण, कुपोषण मतलब माल न्यूट्रिशन, जिसमें जैसे 5 वर्ष से जो छोटे बच्चे हैं उनका जो बोनापन है, स्टंटिंग है, उनका वास्टिंग है, ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग इसको 2025 तक के लिए हैं कि भाई ऐसा कर देना है। और इन सभी चीजों के लिए हमारे यहाँ कुछ
प्रोविजन भी हैं, कुछ प्रोविजन जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, प्रोविजन है, जैसे आर्टिकल 47 है। जो आर्टिकल 47 है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, वो ये कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना है, लोक स्वास्थ्य के सुधार करना है। ठीक। आर्टिकल 39 कहता है, क्योंकि हमने शुरुआत में कहा कि जो पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनके पास आय नहीं है, इनकम नहीं है कि वो चीज परचेज भी कर सकें। ये भी एक बहुत मुख्य रीजन है। निम्न आय ज्यादा है हमारे यहाँ। तो स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन मिल सकें। ठीक। एक सेंट्रलाइजेशन नहीं हो, बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन की पर्टिकुलर क्या पता चला मेल को ही है ना। तो मेल और फीमेल दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। और आर्टिकल 38(2) 38(2) जो कि ये कहता है कि जो आय की असमानता को हम कम करने का प्रयास राज्य करेगा। ठीक है। ये केवल व्यक्तियों के बीच में ही नहीं करेगा, हम केवल व्यक्ति के बीच नहीं कर रहे हैं कि व्यक्ति के बीच में हो, क्षेत्र के बीच में, कि पता चला कोई सेज की रूप में बहुत बढ़िया एक मेट्रो सिटी डेवलप हो रहा, वहां आय के कई साधन है। वहीं बीमारू राज्य हैं झारखंड जैसे, जहां पे कोई साधन ही नहीं है। ठीक है। तो प्रतिष्ठा सुविधा अवसर की जो असमानताएं हैं उसको खत्म किया जाए 38(2). तो और इस तरह से एक हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय पोषण मिशन इसीलिए शुरू किया गया था। ये नीति आयोग के द्वारा मंजूरी दी गई थी 1 दिसंबर 2017 को, और 1 जनवरी 2018 से इसको शुरू किया गया। और ये भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि पोषण प्रोवाइड करना है। और इसमें इसका जो नोडल मंत्रालय है वो है महिला और बाल विकास मंत्रालय, जबकि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन करना है वो पेयजल और स्वास्थ्य मंत्रालय को और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दोनों को मिल करके। इनमें हमारा फोकस्ड है, वो फोकस्ड वही है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, और साथ में जो किशोरियां हैं उनको लिए। ठीक। इसके अलावा भी हमारे यहाँ मिड डे मील योजना चलती है, 1975 से चल रही ICDS योजना है, समन्वित बाल विकास योजना है, आयरन और फोलिक एसिड कार्यक्रम है, और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है। तो ये सब इसीलिए प्रत्येक वर्ष सितंबर माह को हम राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक और प्रक्रिया शुरू की जा रही है फूड फोर्टिफिकेशन न्यूट्रिशन के लिए। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब ये हो रहा है जो मूल खाद्य पदार्थ है, चाहे वो आपका चावल है, दूध है, नमक है, आटा है, कुछ भी, तो वो जब स्टार्टिंग में है तो उसमें न्यूट्रिशन तत्व थे या नहीं थे, पर हम फूड फोर्टिफिकेशन के प्रोसेस से उसमें वो आयरन, जिंक, है ना, विटामिन, ये सब जोड़ेंगे या फिर उसको इन्हेंसमेंट करेंगे जिससे कि प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। तो ये सब चीजें हैं सर कि किस हिसाब से हमारे यहाँ हंगर है, हमें किस हिसाब से मापना है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, और SDG के सहारे हम 2025-2030 तक हमारा क्या टारगेट है, वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं ये चल रही हैं, और ये कुछ जैसे सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दे करके, महिलाओं की जागरूकता को बढ़ावा दे करके, जैसे अभी आपने सर कुछ दिन पहले डिस्कस किया था माइक्रो फाइनेंस ग्रुप इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व करके, है ना, कि महिला सबल हो सके। तो इस हिसाब से हम ये हंगर को रिमूव कर सकते हैं। रही बात फूड इनसिक्योरिटी की, तो सर फूड इनसिक्योरिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फूड खाद्य की उपलब्धता होना ना। इसका मतलब केवल ये नहीं है कि मतलब खाद्य प्रेजेंट टाइम में है, इसका मतलब ये है कि खाद्य जो प्रोड्यूस भी हो, साथ में आयात भी हो, और सरकारी अनाज जो बफर स्टॉक हो पिछले साल का। बस हम यही कहना चाहेंगे बस। खांसी आ रही है। हाँ सर। थैंक यू डॉक्टर। एनीवन ओके सर। हैव डाउट तो पूछ लीजिए डॉक्टर साहब से। एनीवन हैव एनी डाउट? एनीवन वांट टू ऐड समथिंग जो डॉक्टर साहब भूल गए हो या उन्होंने ऐड ना किया हो? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ ऑल ऑफ यू। आरती, यू आर ट्राइंग टू स्पीक समथिंग? यस, प्लीज आस्क। मैंने नहीं बोलने के लिए अनम्यूट किया था कि कोई डाउट नहीं है।
डॉक्टर साहब बेसिकली क्या है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पेपर किस पेपर से डील करते हैं, तो आपने आज नहीं बताया है, आगे से आप पेपर बता दीजिए किस पेपर में ही रहता है। तो बेसिकली ये पेपर 2 में है, सब टॉपिक फूड और हंगर, यूपी पीसीए यूपीएससी के, और उसी पेपर 2 के है। जब भी आप पेपर कुछ बताने की कोशिश करें तो कोशिश करिए कि उसमें पेपर भी मेंशन कर दिया जाए। तो मैं अब जल्दी से बता सकता हूँ कि पेपर 2 में है आपका यूपीपीसीएस, और उसमें अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो ये पेपर 1 पार्ट 1 सेक्शन ई में है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। और अगर आप यूके उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हैं तो पेपर 5 में है, और अगर बिहार पीसीएस दे रहे हैं तो पेपर 2 में है। और ज्योग्राफी में सब में कॉमन है, ज्योग्राफी में ये खासकर इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है, जिसमें हम रोल ऑफ एसडीजीज है उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था ऐड ऑन करना। दूसरा, आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को भूल गए शायद, जल्दी जल्दी में। नेशनल फूड नहीं नहीं सिक्योरिटी सर, एक्ट सर फूड हंगर सिक्योरिटी के का लिए पूरा सर फूड सिक्योरिटी जी। का पूरा टॉपिक बाकी है वो सर। मैंने केवल हंगर और माल न्यूट्रिशन को रिमूव करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम है, केवल न्यूट्रिशन पे मैं चला हूँ, फूड सिक्योरिटी को टच ही नहीं किया सर अभी। ओके ओके, फूड सिक्योरिटी एक बेस उसमें बड़ा सा एस्पेक्ट था, और आपने यस सर। शायद इसलिए नहीं किया क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक बड़ा एक्ट था। इसके अलावा आपने लगभग सारी चीजें कवर कर दी। तो लेट मी जस्ट ब्रीफ फॉर आवर व्यूअर। Hunger is was a distress arising from insufficient calorie food intake. Malnutrition is deficiency arising from insufficient calorie or insufficient nutrient in person's diet. And food security means availability of nutritious food at a stable and affordable price around the year for all the people. So basically, these are some basic definition where you can start with. This is just a definition, nothing else. And Dr. Saab also have told you that fortification of rice under 2019 Act, Consumer Affairs Ministry started pilot project for fortifying the normal rice with the fortified rice Karnal FRK with added micronutrient, जिसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 100:1 के रेशियो में ऐड किए जाएंगे, क्योंकि सिर्फ खाना ही जरूरी नहीं है बल्कि हमें न्यूट्रिशियस खाने की जरूरत है। इसके अलावा पीएम मातृ वंदन योजना में भी पहले जो इंस्टॉलमेंट थे उसको भी ऐड कर बढ़ाया गया है। तो टेक होम रेशन उसमें 600 कैलोरी था, अब उसको बढ़ा दिया गया है। मैटरनल बेनिफिट जो था मिनिमम 6000 इंस्टॉलमेंट में था, उसको बढ़ाया गया है। और 6 से 14 साल के बच्चों को जो फ्री हॉट मील और टेक होम राशन था गवर्नमेंट स्कूल में, उसको अब का भी प्रोविजन किया गया है। तो दीज आर सम न्यूट्रिशन बेनिफिट। और ये सारी फूड प्राइस शॉप के थ्रू या राशन शॉप या पीडीएस सिस्टम के थ्रू होता है, विच इज ऑपरेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। एंड एफसीआई इज आल्सो एफसीआई इज आल्सो an agency. FCI procure and it gives to state government, and state government in their godowns like गोडाउन में वो रखते हैं। और बेसिकली कस्टम मिलिंग राइस राइस मीन्स सरकार एमएसपी के थ्रू परचेज करती है, देन मिलर को भेजती है, और मिलर उसको उसकी दराई करके फिर वो गोडाउन में भेजते हैं। तो दैट इज द होल प्रोसेस, वो एनएफएसए के अंडर में है। तो ये डॉक्टर साहब ने जो और सारी चीजें डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी कवर कर दी है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दोज थिंग। इसके अलावा इसमें तो कुछ खास था नहीं। नाउ और कोई इसमें कुछ पूछना चाह रहा हो तो बता दें। नीति आयोग जो है इसमें नीति आयोग ने प्रोग्राम स्टार्ट किया है पोषण अभियान, और नेशनल काउंसिल ऑन इंडिया न्यूट्रिशन चैलेंज के नाम पे चेयरमैन जो है उसके नीति आयोग के चेयरमैन होंगे। वाइस चेयरमैन जो नीति आयोग के हैं वो चेयरमैन होंगे इस पोषण नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया न्यूट्रिशन चैलेंज के। नीति और सीईओ जो हैं वो उसके मेंबर होंगे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन और ट्राइबल अफेयर और रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर्स जो होंगे उसके मेंबर होंगे, और चीफ मिनिस्टर होंगे या तो उनका कोई भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा, और एक सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर होगा हेल्थ मिनिस्ट्री से, जो भी एक आईएएस ऑफिसर होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी कवर्ड अबाउट पोषण अभियान 2018। आई वांट टू सम ब्रीफ हैव सम ब्रीफ अबाउट दैट। जो 2018 का पोषण अभियान है बेसिकली इट्स कम्स अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट to achieve food security but not nutritional security, because malnutrition is caused by several other like income inequality, gender inequality, social inequality, and water sanitation diseases and psychological issues like anorexia, nervosa, person fears
गेनिंग वेट, सो अवॉइड ईटिंग। वो लड़कियां खासकर इस बारे में होता है ना, वो जीरो फिगर के चक्कर में पढ़ाई नहीं, वो खाना नहीं खाती हैं। ये कल गुजरात में बड़ा इशू था उस समय, आई थिंक। कि तो दिस इज एक शायद ये कोई साइकोलॉजिकल इशू है ये, एनरोक्सिया नरोसा कहते हैं। शायद आपको लोगों को याद हो 2014 के टाइम में मोदी जी ने ये बात कहा था कि लड़कियों को खाना खाइए, जीरो फिगर की जरूरत नहीं है, अल्ट्रा जीरो फिगर की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली वो खाना छोड़ देती थी, तो इस वजह से उनके अंदर malnutrition हो जाता था। और एक अगर मदर वीक है तो इकोनॉमिक सर्वे ने 2015-16 के इकोनॉमिक सर्वे में एक चार्ट है कि अगर मदर वीक है तो बच्चा भी जो होगा वो वीक होगा, और उसकी कॉग्निटिव लेवल की जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाती। तो वो फ्यूचर में एक विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी क्रिएट करता है। तो इनसिक्योरिटी अबाउट वेट गेन्स एंड बॉडी इमेज इज आल्सो प्रॉब्लम। देयर आर आल्सो सम प्रॉब्लम इन डाइटरी हैबिट्स, लाइक वेजिटेरियन जो होते हैं वो प्रोटीन डिफिशियंसी हो जाती है, क्योंकि मतलब वैसे मैं इस बात को एग्री नहीं करता, बट वेस्टर्न साइंटिस्ट बिलीव कि जो लोग मीट वूट नहीं खाते हैं उनके सामने प्रॉब्लम है। वो मतलब उनको सारी प्रोटीन वगैरह नहीं मिलता, एक बार खाने में जो प्रोटीन मिलता है वो नहीं मिलता है। तो दाल वगैरह तो अगर दे आर सो मेनी वाइट और सारे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनको आप खा के अपना न्यूट्रिशंस डाइट को फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है उसके बारे में। बहुत सारी अंडा नहीं खाएंगे तो उसके अलावा भी रेप सीड है, आयर सीड्स है, तो और भी खा के पल्सेस हैं उनको खाया जा सकता है। और इसके अलावा अखरोट है और ये सब चीजें हैं, बट लोगों के अंदर जानकारी भी नहीं है और थोड़ा महंगा भी है। तो गरीब आदमी खाना खा ले ये सब चीजें नहीं खा सकता है। इसके अलावा आयरन की जो फॉलिक एसिड की टेबलेट है, न्यूट्रिशियस फूड जो आंगनवाड़ी स्कूल में देते हैं। इसके अलावा आशा आशा जो है उनको भी, उनके थ्रू भी ये फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। ऑनलाइन मार्केटिंग मॉनिटरिंग होती है, आईसी अवेयरनेस जनरेशन होता है। और हमारा जो टारगेट है, डॉक्टर ने भी बताया ही होगा कि बेसिकली हमारे जो भारतीय पोषण कृषि कोष से बनाया गया है, जिसमें डाइवर्स क्रॉप्स 128 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, उनके न्यूट्रिशन आउटकम को रखा जाएगा और उनके ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव और टारगेट्स हैं। तो ये है कि जो स्टंटिंग 0 से 6 साल के बीच में है, प्रेजेंटली ऑल इंडिया एवरेज 35% के ऊपर है। बिहार और एमपी की हालत और खराब है। बिहार में जो स्टंटिंग है अराउंड 40% है, बिहार और एमपी दोनों में। उसको रिड्यूस किया जाए 2022 में 25%, और 25 लाना है 2022 तक। और स्टंटिंग जो है वो लो हाइट फॉर एज, अंडर न्यूट्रिशन, लो बर्थ वेट, इसको रिड्यूस करके किया जाएगा 2% एवरी ईयर अप टू 31 मार्च 2000। इस तक का टारगेट था, उससे हमने 98% को अचीव कर लिया है। और जो अनीमिया है, मतलब अमंग 0 to 6 एज चिल्ड्रेन, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वुमेन के लिए, उसको भी रिड्यूस करने का टारगेट किया गया था 33% एवरी ईयर। अनीमिया इज अ कंडीशन व्हेन ब्लड डजंट हैव इनफ आरबीसीज और हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन नहीं है तो ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन जनरेट ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है, और उससे फैटिक होता है। अनीमिया रिजल्ट फ्रॉम पुअर डाइट, मलेरिया और जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें हम सिकल सेल डिजीज और थैलेसेमिया भी प्रॉब्लम्स होती है। आधा से ज्यादा और जो प्रेग्नेंट वुमेन है इंडिया में, वो ज्यादातर अनीमिया से ही ग्रसित हैं। तो ये कुछ इसे बीपी के मीन्स भारतीय पोषण कृषि कोष के डाटाबेस थे, जो शायद हम लोग के उसमें ऐड नहीं हो पाया था। हंगर की डेफिनेशन उन्होंने बता ही दिया है, और आई थिंक कि इतना ही हंगर में है, इससे और कुछ है नहीं। और और किसी को कुछ इसमें इसके अपार्ट पूछना हो या ऐड करना हो तो दे कैन से, एनीवन। सर फूड सिक्योरिटी पे बात करना चाहना। ओके, आप फूड सिक्योरिटी पे भी आप करना चाह रहे हैं तो ओके। उसके पहले आप वो ले लीजिए ना, पावर्टी है, पावर्टी पे कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, पॉवर्टी पे नहीं, काम ही नहीं किया हूँ। ये ये वन पे कुछ है रिपोर्ट प्रिपेयर। रिपोर्ट है, मैंने देख, मैं यहीं चल रहा और कोई, था ऐसे। और कोई पावर्टी को लेना चाहेगा, एनीवन? उसके प्रोग्राम वोग्राम देखा नहीं हूँ सर। अरे कोई बात नहीं है साहब, आपने एक तो तैयार किया अच्छे से ना, जो तैयार किया वही अच्छा है, क्या बुराई है। चलिए पावर्टी में ले लेता हूँ। ठीक। ओके।
एम आई ऑडिबल सवाल एक लोग बता दीजिए कि सुनाई पड़ रहा है ना? एम आई ऑडिबल? Yes, यस yes. सर। Now I am taking basically discussion on poverty, and other topic is being taken by Mr. Dr. Ankur. He will take food security, and anyone else if try to see. तो कुछ पॉवर्टी के फिगर देख लीजिए। कुछ पॉवर्टी कुछ हमारे यहाँ ऐसी है, जैसे गोल्ड पॉवर्टी, घर न। पॉवर्टी की डेफिनेशन में क्या है? रोटी कपड़ा और मकान ना हो। रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ये हालत है। आज की पॉवर्टी से हम लोग बहुत अवेयर हैं। लगभग हमारा सबका मुकाबला हुआ है पॉवर्टी से, हमने देखा है किसी न किसी फॉर्म में। और एक तो हम सभी गरीब हैं, अगर अंबानी से कंपेयर करें तो हम सभी गरीब हैं, टाटा से। तो वो हमारे प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है। हमारी जो पॉवर्टी है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात है, हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करते ही नहीं है। ऐसे तो हर कोई गरीब है। सबसे ज्यादा गरीब तो जब लड़की शादी कर रहा होता है तो लड़की का बाप होता है। उससे ज्यादा गरीब तो कोई होता ही नहीं है। बट दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। उसके अलावा अगर हम जो डिस्कशन में कर रहे हैं वो डिस्कशन का पार्ट है बेसिकली, वो वाली पॉवर्टी जिसमें आदमी के पास रोटी कपड़ा और मकान नहीं है। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी इज लैक ऑफ सफिशिएंट मनी टू मीट द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग फूड, क्लॉथ, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो रोटी कपड़ा और मकान ना हो, हेल्थ की प्रॉब्लम हो और एजुकेशन ना मिल पाए, तो दैट इज डिफाइंड एज ए पॉवर्टी बाय यूएनडीपी। जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या है पॉवर्टी के? पहला तो पुअर फिजिकल कैपेसिटी है गवर्नमेंट की, बिकॉज ड्यू टू टैक्स इवेजन अवॉइडेंस। बहुत सारे लोग टैक्स जो अल्ट्रा बहुत ज्यादा धनी है वो भी टैक्स अवॉइड करना चाहते हैं। और टैक्स नहीं होंगे, सरकार पे पैसे नहीं होगा, पैसे नहीं होगा तो सरकार कहाँ से वेलफेयर अप्रोच को परसू कर पाएगी? तो वहां से पॉवर्टी होती है। तो सरकार के पास पैसे खुद कम होता है। और अब देखिए अभी चुनाव का टाइम है, तो सरकार जानबूझ के भी नहीं कर पाएगी। मतलब सरकार की हिम्मत ही नहीं है कि वो वोटर्स को नाराज करें। तो उस चक्कर में प्रॉब्लम होगी बाद में कि वो उनके पास पैसे नहीं होंगे। एक तो प्रॉब्लम है फिजिकल कैपेसिटी की। और मैं थोड़ा लिख की बात करता हूँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो एक है फिजिकल कैपेसिटी, ये कहाँ गया यार, थोड़ा सा पता नहीं हो जाएगा। एक है फिजिकल कैपेसिटी, जो मैंने भी बताया टैक्स की वजह से होता है। दूसरा जो है वो लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग। मतलब गरीबों से बड़ी समस्या तो यही है, लैक ऑफ कैसे फैमिली प्लानिंग। और जो फैमिली प्लानिंग वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा सा मतलब एक है कि फैमिली प्लानिंग बच्चा चाहे गरीब का भी हो, बिकॉज हम लोग लेबर फोर्स की भी बात करते हैं। तो जो लेबर फोर्स की बात करते हैं उसमें सारे लड़के या सारे बच्चे जो होते हैं वो नहीं होते हैं बर्डन। मिडिल क्लास में बच्चे बर्डन होते हैं अपने माँ बाप पे। जो लोअर क्लास है वो उनमें बहुत कम टाइम के बाद वो खुद दे बिकम इंजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ देयर फैमिली। तो थोड़ा सा ये सब्जुडिस है, यू कैन से some may agree, some may disagree, but yes, this is also a problem or lack of family planning। फैमिली प्लानिंग नहीं होने की वजह से हायर बर्थ रेट होता है और चाइल्ड लेबर की समस्या होती है। ज्यादा बच्चे होते हैं, एजुकेशन की समस्या हो जाती है। तो दैट इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर का पॉवर्टी। इसके अलावा लार्ज फैमिली साइज, लार्ज फैमिली साइज होगा तो इंसफिशियंट फूड होगा, तो malnutrition होगा। और insufficient मेंटल फिजिकल कैपेसिटी टू परसू बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ज्यादा एक घर में ज्यादा बच्चे 10 बच्चे हैं तो कहाँ से पढ़ पाएंगे? तो बेसिकली देयर वुड बी अ प्रॉब्लम। इसके अलावा लो एसेट बेस भी है हमारे यहाँ। मोस्ट ऑफ द रूरल हाउस होल्ड डजंट है, उनके पास लैंड नहीं है, जो दूध देने वाले मिल्क एनिमल्स नहीं है, फार्म मशीनरी नहीं है, सफिशिएंट बैंक डिपॉजिट नहीं है कि वो स्टार्ट कर सके कुछ चीज़ों के लिए। बिजनेस करने के लिए कुछ तो मनी चाहिए ना, कुछ कैपिटल मनी चाहिए। तो एक वो इशू भी है। और इसकी वजह से एक प्रॉब्लम और ये थे कि विश्व इनका एक विश्व स्टेप हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक बात तो मतलब एक साइकिल, पूरी इकोनॉमिक्स एक साइकिल होना जो जरूरी है।
ये साइकिल क्या है कि अगर आपके पास सेविंग नहीं, इनकम नहीं है तो सेविंग नहीं है, इनकम नहीं है तो मीन्स लो इनकम विल लीड टू लेस इनकम, लेस सेविंग, इनकम नहीं है तो सेविंग नहीं है, सेविंग नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो क्या है, लो इनकम। एक साइकिल पाथ बन गया ना, फिर ये पूरी साइकिल को रिपीट करेगा। तो ये पूरी तरीके से साइकिल पाथ को मूव कर रहा होता है। तो ये विशियस साइकिल कहते हैं इसको। इसके अलावा लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी है, जैसे टोबैको में, लिकर में, सोशल रिचुअल में, शादी विवाह विवाह में, पिलग्रिमेज में हम पैसे खर्च करते हैं। ये सारे पैसे का खर्च करके आदमी अपनी इम्प्रूवमेंट को करे तो ज्यादा अच्छा है। बट वी डू हैव सम इंस्टिंक्ट, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है हमारी। इसके अलावा वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ मेजॉरिटी लेबर इंगेज इन अनऑर्गेनाइज या इनफॉर्मल सेक्टर। तो वहाँ पे मिनिमम वेजेस वो भी इन्फोर्स नहीं हो पाते हैं। और इसके अलावा जो इंश्योरेंस डेंसिटी है वो भी बहुत पुअर है। और मोस्ट वर्कर लैकिंग सोशल सिक्योरिटी। अगर एक बेड जो बेड रनर है वो मर गया तो पूरी फैमिली को इसी साइकिल में हो जाएगी परमानेंटली। या कोई सी का मान लीजिए वो परमानेंटली हैंडीकैप हो गया तो पूरी फैमिली जो है वो पॉवर्टी में पुश हो जाएगी। इसके अलावा सोशल बैरियर भी है SC ST माइनॉरिटीज के लिए, वो तो मतलब कॉमन है इंडिया में। फीमेल जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन जो है फीमेल का, वो भी बहुत कम है। तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी बहुत कम है। इसके अलावा जो है वो इश्यूज में, जैसे कि मिस गवर्नेंस है, टेररिज्म है, सक्सेशन है, स्पेशल कैटेगरी में मिनरलिस्ट जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता, पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है जो माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से। और जहाँ के लोग, जैसे उड़ीसा में कोई कंपनी गई, थोड़े लोगों के साथ भी बहुत पैसे आया, वो जो वहाँ के पहले से STs हैं, SCs हैं, उनको उसमें रिसोर्स नहीं मिला तो वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देते हैं, माइनिंग माफिया बनते हैं, वीक गवर्नेंस होता है। तो अगर ये सब चीजें होंगी, वीक गवर्नेंस होगा तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो वो भी एक लीड करेगा किसको, ही इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पुअर की कम हो जाएगी। इसके अलावा करप्शन है, लीकेज है पावर्टी रिमूवल प्रोग्राम में, फेलियर ऑफ फाइनेंस कमीशन की जो प्लानिंग कमीशन मशीनरी टू होल्ड स्टेट गवर्नमेंट अकाउंटेबल। क्योंकि नीति आयोग एक दे आर जस्ट एडवाइजरी बॉडी ना, वो कुछ कर तो नहीं सकते उसके लिए। तो 2016 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने दो तीन चीजें ऑब्जर्व की कि USA में जब वहां पे इंडिपेंडेंस मिली तो सबके पास इमीडिएट पावर नहीं था वोटिंग की। हम लोग तो राइट फ्रॉम, मतलब हमारे यहाँ तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था, तो हम लोग को इस USA से बेहतर है। वहां पर तो इसके लिए भी उनको लड़ना पड़ा कि वो यूनिवर्सल वोटिंग राइट वोमेन और ब्लैक को बाद में ऐड किया गया उनके यहाँ। चाइना, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया में तो पेपर पे भी है, अभी तक तो यहाँ कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। बट इंडिया में वोटिंग राइट शुरू से था, फिर भी इसके बाद भी हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन बढ़ा नहीं। इंडिया और चाइना ने 5 ईयर प्लान सिस्टम एक साथ में स्टार्ट किया था, बट चाइना में जो और भी चीजें बहुत लेट में हुई थी। और LPG जैसे इन्फॉर्म जो लिबराइजेशन प्राइवेशन ग्लोबलाइजेशन 80s में ही स्टार्ट कर दिया था, और उसकी इकॉनमी बहुत तेजी से फास्ट हुई, बहुत तेजी से ग्रो की। लेकिन हमारी इकॉनमी जो है वो उतना नहीं था, बिकॉज हमें प्रॉब्लम थी लाइसेंस का, कोटा का, इंस्पेक्टर राज का, और क्या फैक्ट्री लॉ है, और बहुत सारी दुनिया भर के सैकड़ों आउटडेटेड लॉज हैं जिनका कोई मतलब नहीं, दुनिया भर के सैंक्शंस हैं। तो कोई कंपनी, मतलब कंपनी खोलना और बंद करना दोनों अपने आप में टफ है। इनफैक्ट कंपनी खोलना आसान है, बंद करना तो और कठिन है। तो अ, मतलब अगर आपने कोई कंपनी स्टार्ट कर दी ना, तो अगर आपने मतलब बंद करना और भी टफ है, मतलब आपके जो भी एडवांसेस होंगे सब रुक जाएगा। और इसलिए आप उसको ऑन एंडिंग स्टार्ट करते रहोगे, चाहे आप लॉस फर्म में चलते जाओ। इस तरीके की एनपी क्राइसिस होती रहती है। तो दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ, इट्स आल्सो क्रिएटिंग अ विशियस साइकिल ऑफ रेड टैप। इसके अलावा विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी मैंने बता ही दिया कि क्या होता है। पुअर पर्सन डजंट हैव एनफ मनी टू बाई गुड फूड, एजुकेशन, इस प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है उसकी वजह से। अच्छा खाना ही नहीं खाएगा, अच्छी पढ़ाई नहीं करेगा तो प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी। तो उसके पास मनी नहीं होगा, जब मनी नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, फिर वही पूरी तरीके से साइकिल रिपीट हो जाएगी। लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज इज आल्सो एक्सप्लेन टू विशेष साइकिल। अच्छा, इसको विशेष साइकिल को हम दो तरह में कह सकते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट मॉडल के तौर पे और एक सप्लाई और डिमांड साइड के तौर पे भी।
तो विशेष साइकिल पर एक फुल क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया हुआ है, और विशेष साइकिल ऐसे भी इंटरव्यू में पूछते रहते हैं। तो पुअर पर्सन जो सप्लाई साइड है वो ये है कि पुअर पर्सन जो है उसका इनकम कम होता है तो सेविंग कम होता है, सेविंग कम है तो इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट कम है तो कैपिटल कम है। इस तरीके से वो कोई कंपनी को स्टार्ट नहीं कर सकता, एक्सपेंड नहीं करता है बिजनेस को, और जब वो पैसे बिजनेस को स्टार्ट या एक्सपेंड नहीं कर पाएगा तो इनकम घटेगी। फिर वही प्रॉब्लम आएगा, इनकम नहीं होगी तो लो लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, लो, तो ये तरीके, ये कुछ सप्लाई साइड है। और एक डिमांड साइड में है कि इनकम कम होगा। अगर इनकम कम है लोगों की तो जो कंपनियां हैं वो सामान कम बनाएंगी, कम बनाएंगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनियां कम करेंगी, फैक्ट्री, क्योंकि कस्टमर ही कम होंगे। अगर कस्टमर कम होंगे तो उसमें जॉब क्रिएशन कम हो जाएगा, और इस तरीके से पॉवर्टी का जो एक साइकिल है वो बढ़ना रहेगा। तो दोनों साइड है, डिमांड साइड का भी और सप्लाई साइड का भी है। आई थिंक कि मैंने बता दिया है, इसमें इसमें कोई डाउट तो नहीं है सप्लाई और डिमांड में। तो सप्लाई साइड है एक और डिमांड साइड दूसरा है। तो डिमांड मीन्स, डिमांड वाले में ये है कि इनकम कम है तो डिमांड भी लोगों की कम होगी मोबाइल टीवी फ्रिज के लिए, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कम होगा फैक्ट्रीज में, कस्टमर भी कम आएंगे तो जॉब कम क्रिएट होगा। तो पावर्टी को ये विशेष साइकिल बनाएगा। और सप्लाई में मैंने बताया ये भी कि पुअर पर्सन के पास इनकम कम है तो सेविंग कम है, सेविंग कम है तो इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट कम है तो एक्सपेंशन नहीं हुआ तो भी पावर्टी साइड में जाएगा। तो ये इस तरीके से विशेष साइकिल ऑफ पावर्टी को, इसके अलावा हम कह सकते हैं इकोनॉमिक नोबेल किसको मिला ग्लोबल पावर्टी एलिवेशन के लिए। हमारे इंडिया में दो लोगों को अभी मिला है। अभी याद किसको मिला है पावर्टी के लिए, किसको मिला है नोबेल प्राइज? अरे अभिजीत मुखर्जी Yes. शायद। अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला था। तो अपने काम के लिए, उनका काम क्या था, किस काम के लिए मिला था? वो शायद नीलामी उलामी से संबंधित कुछ था शायद। ना ना, नीलामी वाले वही इस साल वाले पाए, नीलामी से नहीं था अभिजीत बनर्जी का। शायद उनका जो, पावर्टी को कैलकुलेट करने। यस, एक्सपेरिमेंटल, उनका जो थीम था वो था एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, और केस स्टडी इंडिया की थी। तो पॉवर्टी को कैसे कम किया जाए उसके बारे में उन्होंने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच डेवलप किया था। तो उनकी वाइफ और उनको मिला था। बेसिकली ही इज अ प्रोफेसर इन एमआईटी, और उनकी जो वाइफ है एस्टर डुफ्लो, ही इज वो फ्रांस की है, और माइकल क्रेमर है यूएसए के। और 2018 का किसको मिला था? अच्छा, 2020 में किसको मिला है? एनीवन? अच्छा चलिए, अब बात करते हैं पॉवर्टी के, कैसे हम इनकी एस्टिमेट करते हैं। देन एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इज अबाउट, पॉवर्टी तो चलिए जान गए कि पॉवर्टी क्या होती है, अब पॉवर्टी को एस्टिमेट कैसे करते हैं इसके बारे में सोचना है। तो एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी के बहुत सारे मेथड्स है। एक वर्ल्ड बैंक का है। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि जो जिनकी इनकम जो है, मतलब पॉवर्टी लाइन उन्होंने डिफाइन किया है पीपीपी बेसिस पे, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे कि इतना आदमी खरीद सकता है। तो उन्होंने कहा कि $1 से अगर कम की इनकम, कम में अगर आपकी इनकम है तो यू विल ट्रीट एज अ पुअर पीपल। तो एक पर्सन अगर दिन भर में $1.9 से कम खर्च करता है तो उसको हम कहेंगे बिलो पावर्टी लाइन है, और वो बिलो पावर्टी लाइन है तो वो पुअर है। तो उन्होंने एक साइकिल बना, ये वो बना दिया कि ये 1.99 इतना डॉलर का अगर आपका है इनकम, तो इसके ऊपर अगर है तो आप नॉन पुअर हैं, इसके नीचे हैं तो पुअर हैं। अब ये बताइए 1.9 में तो ठीक है, 1.89 जिसका है वो तो पुअर हो गया इनके अनुसार, और जस्ट 1.92 जिसका डॉलर में इनकम है
वो तो अबव हो गया, इनफैक्ट 9-1 वाला भी अबव हो गया। अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 0.2। अगर $1 में 70 के आसपास रखें तो लगभग कितना 130 के आसपास आएगा, 135 है, 136। तो इनके अनुसार 136 रुपए कमाने वाला जो है वो, मतलब खर्च करने वाला जो है वो गरीब अमीर है, और 134 जो है वो गरीब है। तो इसमें एक समस्या यही है। तो इस मेथड में इनकी समस्या यही है। तो बेसिकली वो हेड काउंट रेशियो के यूज करते हैं। हेड काउंट रेशियो मतलब इस लाइन के ऊपर कितने लोग हैं, इस लाइन के ऊपर नीचे कितने लोग हैं, उन्हीं का रेशियो। ठीक है। इसके अलावा अपने यहाँ और भी मेथड्स हैं। और कौन कौन से मेथड हैं, कोई बताए ये भाई? सर लकड़ा वाला कमेटी, अलग कमेटी, तेंदुलकर कमेटी और अंगराजन कमेटी ने भी अपने अपने रिकमेंडेशन दिए थे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो अलग कमेटी में क्या वो रही है? सर अलग कमेटी का तो मुझे वो नहीं है। लकड़ा वाला कमेटी ने कैलोरी के आधार पे ही कहा था कि अगर शहरी एरिया है तो लगभग 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति या प्रतिदिन उसका वो होना चाहिए, और वहीं ग्रामीण में देखा जाए तो 2400 कैलोरी के लगभग था। ये लेकिन अलग ये, कमेटी, हाँ, ये अलग के है आपने जो बताया, ये एक अलग के लिए है ये। अलग ये था, लकड़ा वाला ने भी यही कहा था कैलोरी के बेसिस पे ही। कैलोरी इनटेक प्लस क्लॉथिंग प्लस शेल्टर, उन्होंने दो और भी पैरामीटर। यस, ये तीनों। और वहीं सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने मतलब कि कैलोरी के साथ साथ वसा, प्रोटीन, इन सबको सम्मिलित करके बताया था कि अगर बास्केट तैयार किया था और उसे मोनेटाइज रूप दिया था कि अगर कोई शहर में कम से कम 1000 रुपए खर्च करेगा प्रति माह अपना, उसका कंजप्शन होगा, और गांव में कम से कम 816 रुपए, तो वो उसके आधार पे। लकड़ वाला ने जो इन्होंने बताया कैलोरी इनटेक के आधार पे, तो इन्होंने कैलोरी इनटेक के अलावा कैलोरी इनटेक भी लिया था, प्लस क्लॉथिंग लिया था, प्लस शेल्टर लिया था। उसके अलावा जो तीसरे थे महानुभाव, वो है मोस्ट कंट्रोवर्शियल सुरेश तेंदुलकर कमेटी। जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी है उसने, जैसा कि शशांक जी ने बताया, कि वॉज सेटअप बाय प्लानिंग कमीशन। जिस कमेटी ने डिफाइन किया था कि 816 रुपए रूरल में और 1000 अर्बन में अगर इनकम है तो, रुपीज में था ये रुपीज में है, डॉलर में नहीं है। ठीक है। तो ये रुपी और 816 और 1000 अर्बन के लिए है, इन्होंने इसी वजह से डिफाइन किया था। तो स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन भी इन्होंने अपलोड किया था। उनका जो टारगेट था वो सीपीआई था, सीपीआई इन्फ्लेशन के आधार पे। तो आप जो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन थी वो लगभग हर स्टेट पे वेरी कर रही थी। तो इनकी जो फाइंडिंग थी वो ये थी कि इंडिया लेवल पे 21.9%, और रूरल में 25.7%, और अर्बन में 13.7% जो है वो पॉवर्टी लाइन, मतलब पावर पुअर पीपल है। इसके लिए जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हुआ करती थी उसमें प्लानिंग कमीशन थी, अब नीति आयोग है। और इन्होंने अपने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में बताया था, तो सबसे ज्यादा जो पुअर है वो यूपी, देन फॉलोड बाय एमपी, देन आसाम, देन उड़ीसा, देन बिहार, सो ऑन सो, इस तरीके से होंगे था। जो अभी रिसेंट में है वो है रंगराजन कमेटी। ये भी प्लानिंग कमीशन से हुआ था उनको। और ये कमीशन कमेटी ने रिकमेंड किया था कि अ, अगर एक फैमिली साइज हमारे यहाँ जो होती है तो हस्बैंड वाइफ और उनके दो बच्चे प्लस एक, और मतलब पांच, हम दो, हमारे दो प्लस एक, तो 5 लोगों की लगभग फैमिली होती है, हमारे फैमिली साइज है। अगर उन्होंने बताया कि रंगराजन साहब ने कि 4860 रुपए, 4860 इन रूरल एरिया, 4860, ये फिगर इंपॉर्टेंट है, कभी स्टेट में पूछा जाता है और हर जगह तो नहीं पूछा जाता है। ठीक है, स्टेट में पूछा जा सकता है रंगराजन के बारे में, तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो क्या है रंगराजन के बारे में? तो रंगराजन साहब का जो है वो है कि 4860, कितनी फैमिली साइज 5 की हो, ये किसके लिए है? रूरल के लिए है। और 7035 रुपए जो है वो सालाना, वो किसके लिए है? अर्बन के लिए है। ठीक है। तो ये इनकम अगर है तो आपको फैमिली मतलब माना जाएगा।
और ये भी इसमें हम कैलकुलेट करें तो लगभग इसमें 32 रुपए, और पर डेली के हिसाब से 32 रुपए आप 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और इसको डिवाइड करेंगे, और जो 32 रुपए और 47 रुपए, तो खूब उस समय जब ये इस गवर्नमेंट के पहले, एनडीए गवर्नमेंट के पहले जब यूपीए गवर्नमेंट थी, तो खूब ये इशू हंगामा हुआ था। 32 रुपए से जितने का डेली इनकम है तो आप इतने में प्याज नहीं आएगा, इतने में ये नहीं आएगा। तो बेसिकली दैट वाज जस्ट कंजर्वेटिव फिगर। इसके अलावा उसके बाद में फिर एसईसीसी डेटा भी डेटा भी उन्होंने अपडेट किया था। एसईसीसी डेटा जो है वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है। SECC is different from poverty line because SECC primary objective is not to measure poverty but eligibility of family और गवर्नमेंट स्कीम्स। तो एससीसी का डेटा अभी खत्म करने के लिए उन्होंने एससीसी डेटा से पीएम आवास योजना में बेनिफिशियरी को ऐड किया गया था। ठीक है, तो कि तो ये एक्चुअली ये पॉलिटिकल स्टंट था। उसकी जो नोडल एजेंसी थी वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी, और उसके नीचे अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री था। फिर रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर हुआ करते थे। तो कुल मिला के ये था एक्सक्लूजन और इंक्लूजन पॉवर्टी में। और पॉवर्टी के लिए कुछ स्कीम्स जो इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा सा समझ लें। पॉवर्टी रिमूवल क्या है कि एसडीजी का गोल नंबर 1 है, वो बताता है कि मतलब वो रिकॉग्नाइज करता है कि पॉवर्टी को हर फॉर्म में हमें हटाना है। वाइड डिफरेंस एक्सट्रीम पॉवर्टी $1.5 है, उसकी वैल्यू है कि नेशनल पॉवर्टी लाइन एसडीजी के लिए 1.25 है। ठीक है, पर डॉलर पॉवर्टी लाइन पूरे देश के लिए पूरे वो यूनिफॉर्म है। और इंडिया का जो एसडीजी गोल नंबर 1 है, बेस इंडिकेटर जो है वो बेसिकली इंडिया में 21.9% पॉपुलेशन जो है बीपीएल के अंदर आता है। और उनका टारगेट है कि 2030 तक इसको कंप्लीट करके आधा कर लेना है, मतलब 10.95। आई थिंक इट कुछ डेटा मैं लिख लूँ या आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो कुछ जो इंडिया का टारगेट है एसडीजी गोल नंबर 1 में, वो है कि अभी जो चल रहा है 21.9% है, इसको घटा के करना है हमें 10.95% 2030 तक। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। और जो होमलेस हाउस होल्ड है पर 10,000 हाउस होल्ड में अभी 11 है, उनको जीरो करना है। ठीक है, उनके पास कोई घर नहीं है। और सोशल प्रोटेक्शन स्कीम के जो जो कवरेज है, जैसे मनरेगा में अभी 85% जो है वो, एमजी नरेगा में वो 85% जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, उनको 100% हाउस होल्ड तक पहुंचाना है। और जो भी अभी हाउस होल्ड रिसीविंग मैटरनिटी बेनिफिट 36% है, उसको भी 100% लाना है। ये कुछ हमारी पॉवर्टी रिमूवल के एड ऑन्स हैं। ठीक है, और थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में एमजी नरेगा के बारे में जान लें तो 2005 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था, और ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्ट है जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी की बात करता है। तब ये दुनिया का सबसे बड़ा है। अच्छा, इंडिया में जो कुछ होता है तुरंत दुनिया में सबसे बड़ा हो जाता है, पता है क्यों? इतनी पॉपुलेशन है तो हमें बड़ा होने का बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ भी करेंगे हम बड़े हो जाएंगे अपने आप। 100 100 रुपए भी आएगा लेकिन वो बड़े हो जाएंगे बताने के लिए। तो 2005 में इनेक्ट हुआ था, और ये अक्सर एग्जाम में पूरे वाली एमजी नरेगा जो था, पहले उसका नाम नरेगा था, बाद में महात्मा गांधी ने क्रिएट कर दिया गया 2006। शुरू शुरू में 200 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था। और इसकी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और उसके कोर ऑफ द कोर स्कीम में आती है। और अब आज देख लीजिएगा इसमें कितना पैसा पिछले साल से बढ़ा है घटा है, बजट का भी डॉक्यूमेंट दिया है उसमें से। ठीक है, और ये कोर ऑफ द कोर स्कीम है। ठीक है, तो ये 100 डेज का लगभग अनस्किल्ड मैनुअल लेबर या रूरल हाउस होल्ड देती है। आप भी चाहें तो ग्राम प्रधान को एक कागज पे लिख कर भेजिए, सेक्रेटरी किसी तरीके से आपके 100 रुपए मतलब दिन की व्यवस्था कराएगा, फर्जी ही कराएगा, कराएगा जरूर। तो और उसमें भी टारगेट है कि 15 दिन के अंदर अगर आपने अपने आज ग्राम प्रधान को अर्जी दी तो 15 दिन के अंदर आपके लिए वो काम तलाशेगा। और जो मनरेगा लेबर्स हैं, दे आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ड्यूरेबल एसेट्स एज पर लोकल नीड्स, जैसे कि वो गड्ढे खोदना, मतलब पॉन्ड खोदना, वेल, कैटल सीड, ग्रेनरी, वर्मी कंपोस्ट प्लांट, क्रेमेटेरियम रिनोवेशन। अच्छा बताइए कि गांव में जो खेती वगैरह हो सकती है उसको मनरेगा में ऐड किया जाता है कि नहीं किया जाता है? कोई बताए?
नहीं आ जाता। अच्छा, जो ये पॉन्ड्स वगैरह है उसमें मशीनरी का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते उसमें। यस, नहीं कर सकते आप। और कॉन्ट्रैक्टर का? कॉन्ट्रैक्ट ओनली लेबर वर्क कॉन्ट्रैक्टर होता ना, तो इसमें हम कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग कर सकते हैं ना, तो मशीनरी का कर सकते हैं, ठीक है। है। और लगभग लेकिन होता कुल उसी से। अगर 60% अमाउंट जो है वो सीधे सीधे वेज के तौर पे जाएगा, और 40% जो अमाउंट है वो मटेरियल के फॉर्म में जाएगा। तो ये नहीं कि उस पूरा पैसा का वो गिट्टी या बालू खरीद के रख ले, बल्कि वो 60% जो जाना चाहिए वो सैलरी में जाना चाहिए, वेज के लिए जाना चाहिए। यूनियन इसका 100% अपना कॉस्ट वहन करती है, बिकॉज इट्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और अच्छा, इसको इसके इंडेक्स क्या है, सीपीआई है कि डब्ल्यूपीआई है? वेजेस को कैसे लिंक किया गया है मनरेगा में, सीपीआई से कि डब्ल्यूपीआई से? सर सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल, सीपीआई से सर। हाँ, इसको सीपीआई से ऐड किया गया है एग्रीकल्चर लेबर के लिए स्पेशली। और इसकी सोशल ऑडिट जो है वो हर 6 महीने के अंदर होती है, ठीक है। इसके अलावा मनरेगा में बहुत सारी चीजें अब ऐड हुई है। दो इकोनॉमिक सर्वे 2019 में बहुत सारी चीजें बताई गई है। अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, इकोनॉमिक सर्वे पेज नंबर 47 में, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इसको काफी कुछ अच्छा माना जा रहा है। और इसको दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से कन्वर्ट करने की बात की जा रही है, क्योंकि इससे क्या होगा कि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, और अनस्किल्ड जो मनरेगा वर्कर हैं उनके पास हमेशा काम होगा। जो भी 100 डेज है मिनिमम, वो बढ़ा के और दिन भी करिए। इसके अलावा जन मनरेगा एक ऐप है, ग्राम संपाद मोबाइल ऐप है उसके लिए, जो असेट को जीआईएस के थ्रू करेगा। तो मतलब अगर मनरेगा से कहीं लैट्रीन बनी हुई है, शौचालय बना हुआ है, तो आप जीआईएस मैप पे देख सकते हैं कि ये इन्हीं का है। तो उसी कैसे उन्होंने इस ऐप का भी जियो टैगिंग भी किया है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऐड कर दिया उन्होंने पीएम आवास योजना में, पीएम ग्राम सड़क योजना में। और सबसे खास बात की जो पीएम आवास योजना है उसमें भी अगर आप अपना अपना भी घर बनवाएंगे, SC ST या अदर पीपल, तो उसका भी उनको सैलरी, मतलब वो जो वेज है मनरेगा के अंडर में आएगा वो, ठीक है। और ये सारे पैसे जो होंगे सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। और इसमें कोई लूप होल्स नहीं होना चाहिए, लेकिन लूप होल्स तभी भी होता है। और कैसे होता है ये तो हम जानते ही हैं, सभी जानते हैं कैसे होता है। पहले ही पैसे ले लिया जाता है कमीशन वाला, उसके बाद पैसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये एनपीसीआई के आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। और इसके लिए भी उन्होंने शायद ऐड किया है डैशबोर्ड और आधार लिंक पेमेंट सिस्टम को, में जो है वो ओटीपी बेस वो होगा, पहले ओटीपी जाएगा उसके बाद। और इसी के लिए सरकार अभी कुछ नया एक स्क्रैच कार्ड लेके आई है कि सीधे सीधे जिस चीज के लिए हम भेजेंगे वो पैसा उसी काम के लिए यूज किया जाएगा। आई थिंक 2 जुलाई अगस्त में उन्होंने कुछ नया टोकन इशू किया था, और वो उसी के लिए ही जाएगा। मतलब अगर नरेगा का है तो नरेगा में ही अकाउंट में ड्रा होगा, तो कोई इसलिए पैसा मिस यूज नहीं कर पाएगा। तो कुछ इस तरीके से हुए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए कि मनरेगा के बारे में, मनरेगा में इसमें क्या सही नहीं है? एडल्ट मेंबर जो है इसके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सिर्फ वही इसके पार्ट होंगे, पहला। दूसरा, एडल्ट मेंबर बीपीएल हाउस होल्ड है वो भी इसके पार्ट होंगे। और किसी भी मेंबर हाउस होल्ड के हो सकते हैं कोई भी, या कोई भी एडल्ट मेंबर जो बैकवर्ड कम्युनिटी से हो। तो क्या ऑप्शन है इसका? मनरेगा के बेनिफिशियरी कौन कौन हो सकते हैं? सिर्फ ST, SC, OBC, या कोई भी? कोई भी। एडल्ट होना चाहिए कि नहीं? अ, हाँ, होना चाहिए। एडल्ट होना चाहिए। ये 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अगर अलावा एडल्ट नहीं होगा तो फिर वो उसमें आ जाएगा ना, चाइल्ड वाले ये उसमें। यस यस यस, इसका पॉवर्टी रिमूवल में नेशनल लिवलीहुड मिशन है, जिसको हम स्किल भी होगा और लोन भी दिया जाएगा। और इसके अलावा यूबीआई की बात हो रही थी, और आई थिंक ये बर्निंग इशू है यूबीआई। व्हाट इज यूबीआई, कोई बता सकता है? यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यस। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, बेसिक इनकम में? सर इसमें ये क्या करेंगे कि जो जो हम सरकार योजनाएं देती है
चाहे वो सरकारी शिक्षा देती है, राशन प्रोवाइड करती है, इन सभी चीज को काउंट करते हुए हम कुछ एक्स्ट्रा दैनिक मतलब जीवन जीने के लिए, मूलभूत जीवन जीने के लिए जो आपको इनकम की प्रॉपर जरूरत है, वो जो रोजगार व्यक्ति है उसको उसके खाते में प्रोवाइड करना। यस, जो बेसिकली क्या है कि हम लगभग 12 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं वेलफेयर स्कीम के नाम पे, जिसमें 3.5 लाख करोड़ सब्सिडी दी जाती है। और इसके बाद में इसमें दो प्रॉब्लम है, एक इंक्लूजन एरर है और दूसरा एक्सक्लूजन एरर है। इंक्लूजन एरर का मतलब है कि जो नॉन पुअर है, वेल टू डू फैमिली है, वो भी इसमें फ्री राइडर है और वो पैसे पा जाते हैं। जैसे 40% फूड सब्सिडी जो है वो इसी तरीके से वेस्ट हो रही है, और मतलब उनके घर में सब कुछ सही है, लेकिन इसके बाद भी वो बिकॉज ऑफ सम मिली भगत विद लोकल पीपल, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड अदर पीपल, वो अपना नाम उसमें ऐड करवा लेते हैं और वो सस्ते सब्सिडाइज पे खर्च करते हैं। बेसिकली जो 2 रुपए 3 रुपए में गेहूं और चावल मिलता है, अभी हमने पैसे में हम लोग पढ़ेंगे, वो एक्चुअल में सरकार के लिए 32 रुपए या 27 रुपए पड़ता है पर किलो। और वो उतना महंगा चावल और गेहूं वो सस्ते 2 रुपए 3 रुपए में देते हैं। तो एक प्रॉब्लम इंक्लूजन एरर की है, दूसरी प्रॉब्लम है एक्सक्लूजन एरर की। और आपको याद होगा कि जो रियल वो एक लड़की भात कहते कहते मर गई थी झारखंड में, ही वॉज अ ट्राइबल। और आई थिंक कि अमर्त्य सेन और जो दूसरा डेंजिन है, उन्होंने इस पे रिसर्च भी किया था और बताया था कि बहुत सारे लोग जो है वो एक्सक्लूड हो चुके हैं एनएफएसए में। और एनएफएसए में टारगेट है कि 80% रूरल में और 70% जो है वो सिर्फ होनी चाहिए पॉपुलेशन, लगभग पॉपुलेशन इसमें टारगेट टारगेटेड पीडीएस में होगा। और जहाँ तक उसमें फर्जी लोग ऐड हैं जो कि अनएलिजिबल है, उनको नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा लीकेज की बहुत ज़्यादा समस्या है पीडीएस में, क्योंकि मिडिल मैन और ब्यूरोक्रेट का बहुत एक अच्छा खासा रहता है। और ये कुछ एस्टिमेट बताते हैं लगभग 20-36% जो है मनी वो पीडीएस और नरेगा का वो करप्शन के थ्रू चलाता है। तो लीकेज, एक्सक्लूजन और इंक्लूजन एरर है। इससे हमें इकोनॉमिक सर्वे 2019 में बताया कि यूबीआई अगर हम करें तो एक एक्सपेरिमेंट करें यूबीआई के थ्रू, जो हम सामान न दे के सीधे सीधे क्या करें, पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर करें। तो ये उस वक्त तो बहुत अच्छा था। सुरेश तेंदुलकर कमेटी कहती है कि 816 रुपए अगर स्पेंडिंग मंथली है तो पुअर नहीं है। तो अगर इस तरीके से अगर हम काउंट काउंट करें 816 × 12, तो अराउंड इट विल कम्स 9800, अराउंड लेस देन 10,000। और ये अगर शहर में बात करें तो 1,000 के हिसाब से 12,000 हो जाएगा। तो इतना मिनिमम इनकम अगर हम भेज दें तो शायद वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सीधे सीधे बैंक अकाउंट में पैसे जाएगा, कोई मिडिल मैन नहीं होगा, कोई न तो अंडरवेट का होगा कि कम वेट करेंगे या किसी तरीके से और भी लूप होल्स हो पाएंगे करप्शन के। तो इस पे बात हुई, लेकिन इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो गवर्नमेंट जो है वो है कि स्पेसिफिक सम मनी वो सीधे सीधे बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट में डाल देगी हर साल, ताकि उसकी जो परचेजिंग पावर है वो ओपन मार्केट में बढ़ जाए। और इन्होंने यूनिवर्सल कहा कि यूनिवर्सल इज डिज्योरे, इन रियलिटी यूपीआई इज नॉट मीant फॉर रिच एंड मिडिल क्लास, दे विल बी एक्सक्लूडेड। तो ये बाय रूल बनाया जा रहा था, ठीक है। तो बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इसके प्रो भी हैं, कुछ एंटी आर्गुमेंट भी हैं। तो प्रो वाला मैं बता देता हूँ, एंटी वाला आप लोग बताएं, ठीक है। प्रो वाला ये है कि सेफ्टी नेट है, जो गरीब से गरीब आदमी है, डिस्यूट है, डिप्राइव है, उसके लिए सेफ्टी नेट की तरह काम करेगा। पैसे की जरूरत है, अपना पैसा आया काम किया। पीडीएस में लीकेज जो हो रही है, डाइवर्जन हो रहा है, अगर ₹X हम दे देंगे तो जब अपना जाके वो पैसे डाल देंगे, जाके अपना अपने मार्केट से खरीद ले वो, तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नरेगा में नॉट गुड बिकॉज इस जो भी मनरेगा में भी दिक्कत हो रही है ना। मतलब नरेगा के लोग जब नरेगा में खासकर जो सबसे बड़ा लूप होल्स बताया जा रहा है, यही बताया जा रहा है कि जब फार्म टाइम होता है तो उस समय मजदूर मिलते नहीं है, ठीक है। तो जब मजदूर मिलते नहीं है तो दिक्कत होती है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर हम यूबीआई के थ्रू करेंगे तो। और इसके अलावा कुछ जैसे कि कुछ आदमी जो है वो बर्थ से SC ST रूरल या पुअर है, उनको ड्रॉट, डिजास्टर, हस्बैंड डेड या डिप्ट, एक्चुअली वो
मनी कहीं से नहीं पाते हैं, तो यूपीआई के थ्रू हम एक्सीडेंट और उनकी साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन को बढ़ा सकते हैं। उनको डायरेक्ट पैसे मिलेगा, कुछ ना कुछ इनकम तो मिलेगा ही। पैन कार्ड सबका लगभग बैंक अकाउंट से लिंक ही होता है, तो ऑलरेडी हम जितने रिच हैं, मिडिल क्लास हैं, उनको हम इजिली वीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर जगह पे आधार और पैन तो कंपलसरी कर ही रखा है। तो वहां से हम इसको यूनिवर्सली और बेसिक इनकम को बहुत टफ नहीं होगा। मतलब पता है कि अगर साल भर में आप 1 लाख रुपए का रिटर्न भर रहे हो, तो 1,20,000 से ऊपर का तो आप इसके लिए इंटाइटल्ड नहीं हो। उससे कम के हो तो इंक्लूड कर लिए जाओगे। तो ये बहुत आसान भी होगा, गेहूँ चावल से तो पता भी नहीं चलेगा। ये कुछ इसके प्रो आर्गूमेंट इकोनॉमिक सर्वे ने दिया। अब आप लोग बताएं इसमें क्या चैलेंजेस हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस भी यूपीआई, बताएं। यूपीआई से क्या समस्या आ जाएगी? क्या हुआ, कोई नहीं है क्या? अब मैं ऑडिबल हाँ तो भैया। हुआ? हाँ हाँ। हाँ सर है। बताएं, क्या सर? यूपीआई के आने पे क्या दिक्कत हो जाएगी? अगर सरकार यूपीआई देना शुरू करे तो क्या दिक्कत? ओ माय गॉड, इट्स 10:30 हो गया क्या यार? हाँ ओ आई एम लेट। तो जो यूपीआई की एंटी आर्गुमेंट्स हैं वो बताएं आप लोग, व्हाट आर सर, द एंटी प्राइमरी तौर आर्गुमेंट? पर मुझे लगता है कि सर मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर लोगों में कहीं ना कहीं अकर्मण्यता डेवलप हो सकती है कुछ लोगों में यूनिवर्सल बेसिक इनकम आने पे। क्योंकि ये ना कार्य करने को, जहां तक मनरेगा है वो कहीं ना कहीं कार्य करने को, कर्मठता को उसको प्रमोट कर रही थी। यूबीआई कहीं ना कहीं एक जैसे हम नहीं होता पेंशनर्स, एक तरह से पेंशनर्स वाली स्थिति ना डेवलप करे। ठीक है अस्थिरता ना? बढ़ जाएगी। जी जी। और बजट पे इसके अलावा दूसरी बात, बजट पे एक तरह से मतलब कि फ्री ऑफ कास्ट अगर दिया जा रहा है, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ये श्रम योगी मानधन योजना टाइप, ये जो सम्मान निधि टाइप का है, उस टाइप का एक तरह से लोग में लालच बढ़ेगी धीरे धीरे, और किसी दूसरे संदर्भ में भी लोग इस टाइप की मतलब मांग करने लगेंगे कि हमें मिलना चाहिए। और तीसरी ये बात ये है कि हेलो हेलो मुझे आप हेलो। लोग की आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही है सर, अब आ रही है सर। हेलो सर, हेलो सर। मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ आप लोगों को। हेलो हेलो हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। जी। हेलो आपकी आवाज आ रही है सर। हेलो। ये सर, हाँ बताए, बोले डॉक्टर साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम है ना, इसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक ही प्रॉब्लम है, और वो है फिस्कल इशूज, है ना, कि गवर्नमेंट पे उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। और हम लोग गवर्नमेंट के पास उसको शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए कैपेसिटी है या नहीं। ये मैटर इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 या 15 16-17 में आई थिंक इसको डील किया था। और इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था कि वी शुड स्टार्ट सम सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम विच मे नॉट बी यूनिवर्सल, और हो सकता है लोअर 30th परसेंटाइल को बनाए, एलिजिबिलिटी दें। और लेकिन उसने ये कहा था कि इट शुड नॉट बी इन एडिशन टू ऑल द स्कीम्स जो चल रहे हैं, जो वेलफेयर स्कीम चल रहे हैं। वो ये कह रहा था वेलफेयर स्कीम को हटा के, मोस्ट ऑफ द वेलफेयर स्कीम को हटा के आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुरू कर दीजिए। अभी यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लास्ट 2 साल में पूरे कॉन्टेक्स्ट ही बदल गया है, 1-2 सालों में, क्योंकि जितने भी बड़े टेक कंपनीज हैं और उनके जो सीईओ वगैरह हैं, दे आर पिचिंग फॉर यूनिवर्सल बेसिक इनकम, पर्टिकुलरली एलन मस्क हैं और भी जितने जुकरबर्ग और सब। क्योंकि आने वाले दिन में जो डिसप्शन होने वाला है आई वगैरह से, तो मेनी पीपल इज दे आर गोइंग टू लूज जॉब ऑन नंबर 1। और नंबर 2, जो वेल्थ है, वो वेल्थ क्रिएशन पावर जो है वो टेक कंपनीज का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जीएनआई वगैरह, ग्रॉस नेशनल इनकम वगैरह भी बढ़ने का चांसेस है। तो यानी वेल्थ होगा बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ लोगों के पास होगा, तो आप टैक्स करके मतलब सबके पास जॉब नहीं होगा अगर पूरा डिसरप्शन हो गया जिस तरह से इकोनॉमी आगे जाने को दिख रही है।
तो उस केस में यूनिवर्सल बेसिक इनकम बिकम्स वेरी यूजफुल। इनफैक्ट कहीं कहीं इंग्लैंड में, कहीं कहीं सॉरी यूरोपियन कंट्री में ट्राई भी किया है सक्सेसफुली। हालांकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो अभी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है, क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन है और भी बहुत सारे इश्यूज हैं इंडिया में। लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी ट्राइड, किसी एक कहीं ना कहीं शुरुआत करना है। और इन ये फ्यूचर में ऐसा होने के बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि अगर अगर जिस तरह से डिसरप्शन होगा और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, तो फिर वो सोशल जो है डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। और क्योंकि वो लोग कह रहा है कि वेल्थ बहुत ज्यादा होगा, मतलब आने वाले टाइम में, जैसे 2-3 सालों तक खाने को लोगों के पास नहीं था, ठीक है, अब वो टेक्नोलॉजी से खाना इतना बन गया है कि आज अगर कोई भूखा सो रहा है तो दैट इज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, नॉट मतलब वो फूड प्रॉब्लम नहीं है, फूड सफिशिएंट है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में इतना ज्यादा फूड है कि सब खिलाया जा सकता है बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से आने वाले टाइम में भी खाने पैसे भी सबके पास इतना हो, जो डॉलर और इतना वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है कि वो सबको दिया जा सकता है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम 2-3 सालों तक बड़ा ही इसको प्रॉन कर रहे थे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह सब लोग, लेकिन अब वो ऐसे प्रॉन नहीं कर रहे हैं, मतलब इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है। और किसी ना किसी तरीके से इसको शुरू करना ही पड़ेगा। मतलब इंडिया में भी करेगा ही, तो हो सकता है लोअर 10%, लोअर 20% करे, क्या करे गवर्नमेंट, धीरे धीरे कुछ भी करे। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का यही कहना है, जो मैंने पहले भी कहा, कि इट शुड नॉट बी इन एडिशन टू ऑल द एग्जिस्टिंग स्कीम। उसको हटा के आप इसको शुरू करिए, यही है। Yes. Basically, we do have some challenges apart from whatever you have told about the challenges. हमारे यहाँ तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑलरेडी बहुत कम है, तो हम लोग बहुत कम टैक्स देते हैं, तो सरकार का पैसा ऑलरेडी बहुत कम है, तो वी आर वेरी रिसोर्स कंस्ट्रेंट कंट्री। दूसरी बात यह है कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होगा कि डिप्रेशन बढ़ेगा, पुअर की पीपल बढ़ते जाएंगे, वो एक्सट्रीम फॉर्म में नहीं होंगे, लेकिन रिलेटिव फॉर्म में सारे लगभग पुअर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पीपल विल पुअर पीपल विल राइज। और जिस तरीके से अभी चलता रहा कोरोना या ऐसे कोई सिचुएशन, तो बहुत सारे लोगों की जॉब भी जाएगी प्राइवेट इनकम में, तो उनके लिए एक बेसिक इनकम देने की जरूरत होगी हमें। और यूएस में पहले से भी ये ट्राई किया जाता है, और वहाँ पे वैसे भी मतलब अगर आप यूएस में ग्रेजुएट इन यूएस, तो आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट इनकम हमेशा मिलता है, तो दैट इज सम सॉर्ट ऑफ थिंग कि जब पास मान लीजिए पास जॉब है और जॉब नहीं, जिस टाइम तक आप ट्रांजिशन टाइम में हैं, आपकी जॉब से फायर हो चुके हैं या कंपनी में रन ऑफ हो रहा है, तो उतना टाइम तक आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम दिया जा सकता है। सम सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक्स आल्सो सजेशन कैसा भी हो सकता है। यूबीआई के कैन प्ले अ वेरी पावरफुल रोल, और वो एलिमिनेट कर सकती है पॉवर्टी को, सेफ्टी नेट दे सकती है डिप्रेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन यूबीआई को इस तरीके से डिजाइन इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि वो लीकेज को कम से कम हो सके, ताकि वो फिजिकल रिसोर्स पे हम बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो। कुछ इसमें जो चैलेंजेस है वो ये है कि वैसे भी गांधी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिना चैरिटी अच्छा चीज नहीं है, तो यस शुड यस फील लाइक चैरिटी। इसके अलावा कुछ फर्स्ट वर्ल्ड नेशन जो है वो अफोर्ड करते हैं, क्योंकि उनका टैक्स जीडीपी टू बहुत ज्यादा होता है। हमारे यहाँ ऐसी प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है बहुत सारी, हमने जो पुअर की पीपल के लिए थी वो, क्योंकि अगर आप इस तरीके से पैसे बढ़ाओगे तो वो जो पहले से जिसे मैं देखा हुआ जैसी स्कीम चल रही है, वो सारी स्कीम आप बंद करोगे तो ये प्रॉब्लम वैसे भी बढ़ जाएगी, तो प्राइवेट बाजार की तरफ भागेंगे। और सबसे बड़ी समस्या है कि अगर सबके हाथ में पैसे आ जाएंगे तो सप्लाई और डिमांड का जो एक मिसमैच है वो इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा। पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कभी आप मेला वगैरह में या कभी आपकी गाड़ी ट्रेन में बैठे रहिए और अचानक से पानी की जो बोतल है वो 20-20 की बजाय 60-60, 70-70, 100-100 रुपए की हो जाती है। इसलिए नहीं कि पानी कम है, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज, उस समय डिमांड सप्लाई का मिसमैच होता है, तो सबके पास अगर उतनी ही पैसे आ जाए तो उससे ये समस्या नहीं होगी, बिकॉज उससे ये समस्या घटेगी नहीं, क्योंकि सबके पास अगर 1200 है तो दाल की कीमत 400-500 के बजाय 1000 हो जाएगी, तो एक समस्या ये भी होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। आरबीआई खुद परेशान रहती है हमेशा इन्फ्लेशन को लेके, तो एक और भी प्रॉब्लम हो जाएगी।
सर जिस तरह से रिजर्वेशन को शुरू में लाया गया था कि कुछ दिन के लिए है और फिर कुछ सालों के लिए, फिर धीरे धीरे स्थितियां बदल जाएंगी, उसी तरह यूनिवर्सल बेसिक इनकम जिस तरह से आएगा, फिर इसमें सबसे पहली बात तो किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, ये भी एक बड़ी डिबेट होगी, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होगा। उसके साथ ही आने वाले समय में ये एक अंग टाइप की बन जाएगी कि मतलब इसको हटाना मुश्किल हो जाएगा और फिर ये वोट बैंक में शामिल हो जाएगा। तो इस तरह से यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करना एक लॉन्ग टर्म में चैलेंज भी रहेगा। एग्जैक्टली, ये भी एक चैलेंज है। दूसरा मामा की बहुत सारे मिसयूज भी हो सकता है। पैसे मिल गया, घर का मेंबर के अकाउंट में चला गया और उसने सब पैसे दारू पी लिए। और बिहार में ऐसा होता ही है ज्यादातर। तो उसमें क्या होगा कि पूरे महीने वो लोग बिना खाए मर जाएंगे। तो समस्या ऐसी भी है कि many men houses they can misuse on alcohol, on gambling and other social is better to give entitlement in the form of kinds like अब कोई भूखा मर रहा है, उसको खाना दे दो, सब्सिडाइज ग्रेन दे दो पीटे शॉप पे। क्योंकि अगर वो वहां पे कोई गलती अगर हुई तो उसका कमेजा तो पूरा परिवार भुगतेगा। ऐसी प्रॉब्लम है। और ये जैसा कि शशांक ने बताया ही, शशांक जी ने, कि ये पॉलिटिकली फिजिबल भी नहीं होगा। As providing universal basic income without crossing the fiscal deficit target will require stopping the schemes like NFSA, MDM and NREGA। और ये जो होगा ये बिल्कुल अनएंडिंग साइकिल की तरह होगा, जैसा कि रिजर्वेशन में होता रहा है कि सर्टेन ईयर में हमको बाहर कर देना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया आज तक। तो एक बड़ा समस्या ये भी है। इसके अलावा एक और समस्या है कि जो क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट बारोवर बढ़ जाएंगे, एक्सटेंशन एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा और जॉब क्रिएशन डिक्लाइन होगा उससे। तो इस तरीके से अगर हम सारी स्कीम और ये सब चीज़ों को कम कर देंगे तो उसमें ये जो पुअर से पुअर पीपल है वो उनकी पॉपुलेशन बढ़ जरूर घटेगी लेकिन लॉन्ग टर्म में पॉपुलेशन बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ क्राउडिंग ऑफ दिस। क्योंकि जब ये सारे कम हो जाएंगे तो जो इन पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, जैसे अभी इस हाल में भी कितने लगभग 8 लाख गांव हैं तो 8 लाख कोटेदार हैं, मतलब पीडी साहब ओनर साहब दे। अगर इस तरीके से आप दोगे तो वो लोग, अब उनको पैसे बंद हो जाएंगे। जो मिनिमम एक है उसमें बहुत सारे मजदूर हैं, बहुत सारे, तो उनमें करोड़ों की पॉपुलेशन है जो उस पर डिपेंडेंट है, वो सब खत्म हो जाएंगे एक तरीके से। तो दैट विल बी आल्सो ए प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो कुछ इसके एंटी आर्गुमेंट है, हमें 7-8 पॉइंट लिखना है कि वी कैन कंक्लूड इन दिस वे कि यूबीआई अच्छा तो है लेकिन इसकी इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके प्रो और एंटी आर्गुमेंट दे सकते हैं। इस तरीके से हमारा एसडीजी नंबर 1 खत्म हुआ, पॉवर्टी। और आई थिंक 1 घंटे से ज्यादा समय हो गया। अच्छा लगा आज सबका कॉपरेशन देख के। कल जो टॉपिक बचा हुआ है एनएफएसए कर लेंगे, हमारे घर से भी कॉल आ रही है। और 1 घंटे से ज्यादा डिस्कशन करना भी ठीक नहीं है। इस तरीके से 2018 में एक क्वेश्चन आया था, डिस्पाइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम फॉर एडिकेशन ऑफ पॉवर्टी बाय गवर्नमेंट इन इंडिया, पॉवर्टी अभी भी है और एक्सप्लेन देना था रीजन। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, वो भी हम पोस्ट कर देंगे। तो लगभग इससे 2-3 क्वेश्चन 2018 में भी आया हुआ है, 19 में भी आया हुआ है और 20 में भी आया हुआ है, 2013 में भी आया हुआ है। तो ये रहा आज का 2 टॉपिक। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट शायद आज करना था, एसडीजी था, लेकिन ये बहुत लंबा टॉपिक हो गया। तो एसडीजी और उस पे जो है वो कल या आगे, कल भी सोशल इशू है तो कल हम लोग एसडीजी 2 और 3 कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे तक किसी को कुछ पूछना वूछना हो, ऐड आउट करना हो तो बता दें, अदरवाइज आई विल कंक्लूड इट हियर। किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें? वैसे कुछ इसमें समझाने लायक है नहीं। तो थैंक यू ऑल, ऐड कर थैंक यू जी। कुछ नहीं, मतलब मैं यही कह रही थी कि डिस्कशन अब हाँ हाँ ठीक है। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट। कैसा रहा सबका? पीटी का क्या चल रहा है? सबका बढ़िया? सब गायब। ओके, गुड नाइट।